देश में आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर लगातार सियासत गर्म होती जा रही है। जिस प्रकार से आगामी 3 से 4 महीनों में देश में लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर मिशन हैट्रिक को लेकर चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की तरफ से बनाया गया इंडिया गठबंधन यहां पर तमाम कोशिश करके प्रधानमंत्री के विजयी रथ को रोकना चाहता है। जी हां, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का गठन किया गया उसमें तमाम राज्यों के जो सत्ताधारी दल हैं और वहां की पृष्ठभूमि पर अच्छी खासी सियासी पकड़ रखते हैं, उनको एक मंच पर लाया जाता है और एक मंच पर लाने के बावजूद वो बिछड़ते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से लगातार मीटिंग होती है, उसके बाद करीब जिस तरीके से सीट शेयरिंग का मुद्दा जो एक सामने आता है, उसके बाद से यहाँ पर आम सहमति नहीं बन पाती है। बीते दिनों जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई, उस वर्चुअल मीटिंग में 28 दलों में से 14 दलों ने ही शिरकत की, यानी कि 50% दल उस मीटिंग से भी गायब रहे। तो ऐसे में क्या विपक्षी एकता का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी यहां से अपने विजन में पिछड़ती नजर आ रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का सपना देखने वाला इंडिया गठबंधन क्या खुद में ही टूटकर खंड खंड हो जा रहा है? इस पर सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। इसके इतर बात करेंगे देश में सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल की भी। जिस तरीके से तमाम विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्यवाही चल रही है, तो क्या ये कार्यवाही आगे आने वाले वक्त में और भी ज्यादा संकीर्ण और गहरी होती नजर आएगी? क्या यहाँ पर विपक्षी जो गठबंधन के नेता हैं या फिर विपक्षी दल हैं, उनके नेताओं को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है? इन तमाम सवालों का जवाब हम आज अपने वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से लेंगे, जो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम देश की हकीकत में मौजूद हैं। देश की हकीकत में जिस तरीके से आज बात करने वाले हैं ईडी और सीबीआई की भूमिका के ऊपर। अमन जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हो, हेमंत सोरेन हो या फिर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार हो, उद्धव ठाकरे हो, तमाम वो दिग्गज नेता, और आज तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी ईडी ने पूछताछ की है। तो क्या अब ये दौर शुरू हो गया है जब विपक्ष को यहां से घेराबंदी करके सरकार एक बार फिर से जो है हाशिए पर लाना चाहती है? देखिए दिनेश, आपने देखा भी होगा कि हेमंत सोरेन ने यही बात उनकी पार्टी ने कही है कि भाई अगर इस तरह का माहौल ईडी बनाएगी तो जाहिर बात है कि उनके ऊपर हमले होंगे, क्योंकि जन आक्रोश है इसके प्रति, क्योंकि एक तरफा आपकी कार्रवाई लगती है, क्योंकि आप लगातार जो विपक्षी नेता उन्हीं के ऊपर दबाव डालते हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी हो, वेस्ट बंगाल हो, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो, तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके ऊपर आपका जो है कह सकते हैं डंडा खूब चलता है। लेकिन जैसे ही वो पक्ष की बात आती है, सत्ता पक्ष की बात आती है, तो आप खामोश हो जाते हो। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आपको याद होगा, बिल्कुल उनके बेटे के ऊपर किस तरह का मामला सामने आया, और ठीक इलेक्शन के बीच में, लेकिन ना तो मीडिया में कवरेज उसको मिलती है और ना ही ईडी उनके घर पे पहुंचती है पूछताछ के लिए कि भैया आखिर आपके पास इतना धन आया कहां से, कैसे इन्वेस्ट किया है, किस तरह कनाडा में आपकी खेती हो रही है। तो बहुत सारे सवाल इसको लेकर थे, लेकिन ईडी को उनकी याद नहीं आई। ऐसा व्यापक घोटाले की आप बात करें, कितना बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में, उसको लेकर भी कोई बड़ी कह सकते हैं कि कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। तो ऐसे एक ने अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार जो विपक्षी दल है वो यही बात कह रहे हैं कि भाई सत्ता पक्ष के भी जो लोग हैं, उनके जो दामन हैं वो पाक साफ नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं उनके कीचड़ के चीटे उनके ऊपर है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। एक तरफा ना लगे और एक तरफा ये लग रही है दिनेश। अगर आप देखें कि जिस तरह सिलसिलेवार तरीके से चाहे हेमंत सोरेन हो, केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो और तेजस्वी हो, वेस्ट बंगाल के नेता हो, तमाम जो विपक्षी धड़े उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। और यही वजह है कि जब वेस्ट बंगाल में लोगों ने हमला कर दिया ईडी के ऊपर, यही बात निकल कर सामने आई कि लोग भी अब परेशान है कि आखिर उनके नेताओं के खिलाफ किस तरह की ये मुकदमेबाजी हो रही है, किस तरह की छापेमारी हो रही है और तमाम तरह से माहौल बनता है। उसी तर्ज पे जैसा आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उसी कड़ी में एक नया पैंतरा निकल कर सामने आया। तो क्या अब ये सिलसिला शुरू हो गया है जो अब तक कहा जा रहा था कि भाई आम आदमी पार्टी को रोका जा रहा है ताकि वो प्रचार प्रसार ना कर सके, तो क्या वैसा ही कांग्रेस पार्टी में भी डर बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसकी शुरुआत भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ अमन जी, जिस तरीके से देखे आपने जो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का नाम लिया और कि घोटाले का आरोप उनके ऊपर लगा चुनाव के बीच में, लेकिन दूसरी तरफ एक बीजेपी के जो कर्नाटक के विधायक वे भी कहते हैं कि 40,000 करोड़ रुपए का जो है घोटाला कर्नाटक में कोरोना के वक्त में हुआ है, यदि उनको परेशान किया गया तो मैं अपना मुंह खोल दूंगा। दूसरी
तरफ यदि महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो वहां पर शिवसेना, माफ कीजिए, एनसीपी के नेता शरद पवार के जो गुट से अलग हो चुके हैं। अब अजीत पवार और उनके सहयोगी छगन भुजबल भी सीबीआई और ईडी की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार में शामिल होते हैं ईडी उनके ऊपर जो कार्यवाही, जो फाइलें चल रही थी उनको बंद कर देती है। तो क्या विपक्ष का जो ये आरोप है इसको सही समझते हैं और क्या सच में वास्तव में इस तरीके की राजनीति की जा रही है जिससे जांच एजेंसियों का खतरा दिखाकर यहाँ पर विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके? मुझे याद आता है दिनेश जी कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो पीएम मोदी अपने मंच से खड़े होकर नाम लेते हैं अजीत पवार का कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, और वही जब उनकी पार्टी में आते हैं तो देखिए कहाँ कोई हल्ला है, सब कुछ शांत है। जब हेमंत बिस्वा के ऊपर बात आती है, जल घोटाले को लेकर उसमें बात आती है, पूरे का पूरा मामला उछलता है। जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं और आज तो मुख्यमंत्री भी हैं, कहाँ है वो बात? जब अमित शाह जी से पूछा जाता है तो कहते हैं भैया मंच के ऊपर इस तरह की बातें नहीं करते। तो आप समझिए कि अगर आपके पक्ष में जो लोग आ रहे हैं, जैसा कहते भी हैं कन्हैया कुमार, तमाम सारे नेता कांग्रेस पार्टी के, कि बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन है, यहाँ से आप डालिए वहां से पाक साफ होकर निकलता है। तो ये कुल मिलाकर जो माहौल बन रहा है, वातावरण बन रहा है, वो ये बता रहा है कि एक एक करके जिस तरह का जो टारगेट किया जा रहा है विपक्षी दलों को, खासकर नेताओं को, वो ये बता रहा है कि कहीं बीजेपी उनको डरा धमकाकर अपनी तरफ लेकर आना चाहती है, अपने खेमे में लेकर आना चाहती है, या फिर उनको खामोश रहने की नसीहत देती है कि अगर आप चुप नहीं बैठे तो आपके खिलाफ जो है ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे। और ये बात लगातार जो विपक्षी दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो हेमंत सोरेन की पार्टी है, या वो तेजस्वी है, या वो नीतीश है, तमाम जो लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि जो विपक्षी दल है वो डर कर बैठ जाए और बीजेपी की जो जीत की लगातार जो रथ चल रहा है वो लगातार चलता रहे, विपक्ष जो है कमजोर हो जाए, उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत ना कर सके। बिल्कुल, यहाँ पर विपक्ष को कमजोर करने की तो एक तरीके से साजिश रची जा रही है, क्योंकि जिस आधार पर लगातार विपक्षी नेताओं को यहाँ से निशाना बनाया जा रहा है उससे लगता यही है कि आगामी चुनाव में यहाँ पर विपक्षी गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अमन जी, आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, शायद थोड़ा सा मुद्दे से भटक भी जाए हम, किस नेता के तौर पर यहाँ पर दाव लगाया जाए कि यहाँ बीजेपी के विजयी रथ को रोका जा सके? देखिए, दाव की बात मुझे लगता है आप शायद पीएम पद से कर रहे हैं, मुराद कर रहे हैं। मुझे लगता है देखिए अभी जैसा कांग्रेस पार्टी भी कह रही है और तमाम सारे दल भी कह रहे हैं, देखिए अभी बहुत शुरुआती दौर है। अगर हम बात करें कि अभी अगर पीएम, सीएम, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बनाने को लेकर अगर चीजें उलझ गई तो आप मान के चलिए गठबंधन बहुत आगे तक नहीं जा पाएगा। जैसा अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई मायावती को आइए आप जो है आप पीएम पद का चेहरा बन जाइए। तो ये इंडिविजुअल सोच है या बाकी पार्टी की जो गठबंधन की ये सोच है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या वो सिर्फ अपना हित देख रहे हैं उसकी एक बात है, या वाकई वो इंडी गठबंधन का पूरा माहौल है? तो अब अगर ऐसा होगा तो आप मान के चलिए कि पद की रार में सब गड़बड़ हो जाएगा, सब जो है अपनी अपनी राह पे निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें कि उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव और मायावती ताकतवर हैं तो हम बिहार में देखते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी वहाँ पर ताकतवर है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी वहाँ पर ताकतवर हैं, कह सकते हैं तमिलनाडु में स्टालिन है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको अगर अपना अपना हित देखने लग गए तो ये हित जो सर्वहित की बात करते हैं वो कहीं बचेगा नहीं। और पीएम पद की लड़ाई अभी मेरे ख्याल से जीत दर्ज करना बेहद जरूरी है। और अगर अखिलेश यादव ने जो ये बात कही है, जो सिगुफा छोड़ा है, मैं कहूंगा दिनेश भाई इसको, अगर उन्होंने ये बात कही है तो अपने आप में एक बहुत कंट्रोवर्शियल बयान हो सकता है। क्योंकि क्या उन्होंने सभी दलों से मशवरा किया है? अगर नहीं किया है तो क्या वो फिर एक और अपना गठबंधन बनाना चाहते हैं? क्या मायावती को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं? ये महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जरूर इसके ऊपर कोई हो हल्ला होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर एक तरफ विपक्ष के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के विजयी रथ को रोकना चुनौती है, तो दूसरी तरफ ईडी सीबीआई की रार से भी बचना एक बड़ा जो इश्यू बन चुका है। आगामी वक्त में अब देखना यही होगा कि कौन से नेता यहाँ पर ईडी के चंगुल में फंसते नजर आते हैं और जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं, और क्या इंडिया गठबंधन मजबूती से वापसी करके यहाँ पर प्रधानमंत्री को चुनौती दे पाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।